क्लास देखो। कल फिर कुछ बच्चों ने मैसेज किया था मैम 11 बजे क्लास कर दो, बट मेरा टाइम नहीं बैठ पता, डिस्टर्ब होता है पीछे से ना बेबी के कारण। फिर भी कुछ दिन हम लोग 11 बजे पढ़ लेंगे, कुछ दिन हम लोग 2 बजे पढ़ लेंगे। कल संडे, कल की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये पहला टॉपिक था। दूसरा हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन लगभग आधा हो चुका है सिलेबस का। एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर में आधा सिलेबस हो चुका है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का। और केवल आर्टिकल 21 तक ही हुआ है, लेकिन तुम्हारे सिलेबस में आधा हो चुका है। बाकी क्योंकि 52A तक ही तुम्हारे सिलेबस में है। एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर में तुम लोगों के 53 से सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें से आधा हो चुका है, इसलिए इस हफ्ते और हो सकता है अगले हफ्ते भी हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन ना पढ़ें, ठीक है। उसके बाद हाँ, संविदा अधिनियम का बेयर एक्ट चल रहा है। उसका बेयर एक्ट होने के बाद उसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो एक सब्जेक्ट मैंने और उठाया हुआ है साथ में, इसका बेयर एक्ट साथ में हम लोग पढ़ रहे हैं। बीएनएस सिलेबस में आईपीसी है, बट हम बीएनएस पढ़ रहे हैं और बीएनएस ही हमको आना चाहिए। जब क्वेश्चन आंसर कराएंगे तो वहां पर हम उसका जो आईपीसी का सेक्शन है मेंशन कर देंगे, ठीक है। तो अभी तक हमने सेक्शन 2 का यहाँ बेईमानी तक का पढ़ा था, नहीं आगे भी पढ़ा है। बेईमानी की परिभाषा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तुमको लगेगी चोरी की परिभाषा में, ठीक है। दस्तावेज की भी परिभाषा, ये सब एलएलएम के एंट्रेंस के लिए याद रखना हमेशा के लिए, लॉ के एरिया में रहना। तो उसके बाद हमने जेंडर पढ़ा था। जेंडर जेंडर अगर इंग्लिश में देखोगे तो ही यूज हुआ है। सामान्यतः लड़कियों के लिए सी यूज होता है, ठीक है, बट इंग्लिश में ही दिया हुआ है और बोलता है अगर पूरे बीएनएस में कहीं ही लिखा हुआ है तो ही मतलब सब, सभी, ही, सी एंड अदर जेंडर। अदर जेंडर मतलब कोई भी थर्ड जेंडर। इसकी परिभाषा ये देखो। तो आईपीसी में अमेंड करके जोड़ा गया था, बट बीएनएस में तो पूरा नया एक्ट ही बनाया गया है, तो फिर जो चीज अमेंड करके उसमें जोड़ी थी इसको साथ में लगा दिया गया है। फिर भी इसकी अगर परिभाषा निकालनी है तो उभयलिंगी व्यक्ति अदर जेंडर के अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 में धारा 2 में दी हुई है, वहां जाके देख सकते हैं अगर देखना हो तो। फिर सद्भाव पूर्वक, ये भी इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 211 में है, याद रखना है। उसके बाद सरकार और संश्रय, ठीक है। संशय की परिभाषा कल हमने देखी थी, लेकिन पूरा सही से नहीं देखा था हम लोग। 2:13 से शुरू करते हैं, ओके। चलो, जो कि काम आएगी, बीएनएस में यूज होगी, जो शब्द होंगे, ठीक है, उसकी परिभाषा पहले दे दी गई। जैसे चोरी की परिभाषा में बेईमानी पूर्वक आ से होता है। अब बेईमानी पूर्वक क्या है, तो सेक्शन 27 में हमने अभी देखा, ठीक है। उसके बाद हम संशय की परिभाषा देखे। संशय क्या होता है, किसी अपराधी को या किसी व्यक्ति को, देखो कल हमने देखा था, इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। संशय मतलब होता है कोई व्यक्ति को आश्रय, भोजन, पेय, धन, वस्त्र, आयुध देना, ठीक है। यहां तक तो ठीक है। किसी व्यक्ति को तुम कपड़ा दे रहे हो, मकान दे रहे हो, कोई बात नहीं, ठीक है। गोला बारूद या वाहन के साधन देना, या किन्हीं साधनों से, चाहे वो इसी प्रकार का हो या नहीं, जिस प्रकार से इस खंड में प्रगटित है, पकड़े जाने से बचने के लिए किसी व्यक्ति की सहायता करना सम्मिलित है। तो किसी व्यक्ति को अगर आप रोटी, कपड़ा, मकान दे रहे हो, गाड़ी दे रहे हो, घर रहने के लिए दे रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट उस व्यक्ति को ये सब साधन जो आप प्रदान कर रहे हो, चाहे बंदूक दे रहे हो, गोला बारूद दे रहे हो, किस आशय से दे रहे हो कि उसको पकड़ा ना जा सके। कौन ना पकड़ सके, पुलिस ना पकड़ सके। अर्थात तो व्यक्ति जो है या तो अपराधी है, या तो अपराधी है, या तो अभियुक्त है। तो इसमें शब्द लिखा हुआ नहीं है, बस व्यक्ति लिखा हुआ है। बट वही बात हुई कि अगर हम किसी समान व्यक्ति को, किसी मतलब मान लो कोई भिखारी है, उसको कपड़ा, रोटी, मकान दे रहे हैं, तो वो अपराध थोड़ी होगा। और ये कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी खोज में पुलिस है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई आतंकवादी है, या कोई नक्सली है इत्यादि, ठीक है। तो ऐसा व्यक्ति जिसको हम पकड़े जाने से बचाने के लिए क्या कर रहे हैं, साधन से सहयोग कर रहे हैं। कैसे साधन देकर, आश्रय देकर, रहने का, कपड़ा, मकान इत्यादि देकर, ठीक है। सो सेक्शन 213 में था ये संश्रय। फिर हमको क्षति देखनी है। क्षति की परिभाषा भी याद रखना।
कहाँ दी है? 214 में दी है। जो किसी व्यक्ति के शरीर, मन, ख्याति या संपत्ति को अवैध रूप से कारित होती है, ऐसी अपहानी अभिप्रेत है। ठीक है, चलो ये संश्रय की परिभाषा 213 में है। उसके बाद आता है 214। नाउ क्या किसी के शरीर हम मोस्टली अगर किसी को चोट लग जाती है तो हम लोग चलते हैं, चल पुलिस में कंप्लेन करके आते हैं, ठीक है। बट क्या सिर्फ शरीर पे किसी को चोट लगने से हम कंप्लेन कर सकते हैं? क्या सिर्फ शरीर पे चोट लगना ही क्षति में आएगा, अपराध में आएगा? नहीं। क्षति में शरीर पर किसी की चोट लगे या किसी के मन को चोट लगे, मतलब साइकोलॉजिकल तरीके से किसी की ख्याति को चोट लगे, ख्याति को चोट लगने पे कौन सा अपराध होता है? किसी की मानहानि हो जाए, ठीक है। शरीर को, मन को, ख्याति को चोट लगी। एक और होता, हाँ, संपत्ति को, किसी की संपत्ति को, किसी की संपत्ति को क्या हो रहा है? अपहानि कारित की जा रही है। क्या की जा रही है? अपहानि। अपहानि मतलब देखो शब्द लो, हानि, हानि। अपहानि मतलब ऐसा नुकसान कारित करना जिसका वो अधिकार नहीं है, कोई जानबूझकर उसको अपहानि कारित कर रहा है, ठीक है। तो किसी व्यक्ति के अगर शरीर को, मन को, ख्याति को या संपत्ति को अपहानि कारित की जाती है तो ऐसी अपहानि क्या कहलाती है? क्षति कहलाती है, ठीक है। कि क्षति की परिभाषा बीएनएस के लिए है। ओके, ठीक है। 215 अवैध। याद रखना अवैध शब्द कहाँ परिभाषित है? 215 में। अवैध और करने के लिए वैध रूप से आबद्ध। अवैध शब्द प्रत्येक उस बात को लागू है जो अपराध है या जो विधि द्वारा प्रतिषिद्ध है या जो सिविल कार्यवाही के लिए आधार उत्पन्न करता है, और कोई व्यक्ति उस बात को करने के लिए वैध रूप से आबद्ध कहा जाता है जिसका लोभ करने के लिए अवैध है। ठीक है, सेक्शन 215 दो चीज परिभाषित करती है। एक कि कोई कार्य अवैध है, कोई कार्य अवैध है तो सीधे सी मतलब है जिसको विधि करने को मना करती है वो कार्य अवैध है, ठीक है। विधि करने को मना करती है वो कार्य अवैध है। और विधि द्वारा आबद्ध, ये क्या है? दो चीज परिभाषित करती है। देखो बेयर एक्ट में देखना, अपना बेयर एक्ट खोलना बुक, तो उसमें होगा अवैध, अवैध रूप से आबद्ध, ठीक है। वैध रूप से आबद्ध मतलब विधि द्वारा आबद्ध, मतलब विधि द्वारा बाध्य करना। फॉर एग्जाम्पल, विधि आपको बांधती है कि आप वो काम करो, ठीक है। जैसे कि मान लो पुलिस वाला है, ठीक है, उसके सामने चोरी हो रही है, ठीक है, तो वो कानूनी कानूनी रूप से बाध्य है कि उस चोरी को रोके, ठीक है। वैध रूप से क्या है? वो आबद्ध है कि उस चोरी को रोके। और अगर वो ऐसा नहीं करता तो क्या करता है? अपने विधिक कर्तव्य का क्या करता है? लोप करता है। और जब वो अपने ऐसे विधिक कर्तव्य का लोप करता है तो वो कैसा कार्य करता है? एक अवैध कार्य करता है, ठीक है। ओके, 216 में न्यायाधीश की परिभाषा दी है। इंपॉर्टेंट है, एंट्रेंस वगैरह के, एलएलएम के एंट्रेंस के एग्जाम में तुम्हारे काम आएगा, और तुम्हारे इसमें एलएलबी के एग्जाम में भी आता है क्वेश्चन कि न्यायाधीश को परिभाषित कीजिए शॉर्ट आंसर में, ठीक है। न्यायाधीश से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है। देखो हमने न्यायालय पढ़ा हुआ, न्यायालय की परिभाषा पर हमने पढ़ी थी, अब हम न्यायाधीश की परिभाषा पढ़ रहे हैं। जो शासकीय रूप से न्यायाधीश के रूप में अभिहित किया गया है, इसके अंतर्गत ऐसा व्यक्ति भी आता है। ओके, सेक्शन 216 न्यायाधीश की बात करता है, ठीक है।
न्यायाधीश में कोर्ट की बात हो रही थी, यहाँ न्यायाधीश की बात हो रही है, ठीक है। न्यायाधीश, और जिसे क्या किया, सॉरी 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 सॉरी, न्यायाधीश नहीं होगा, न्यायाधीश होगा, ठीक है। न्यायाधीश की बात करता है, तो पहले भी एक्ट देखते हैं क्या बोल रहा है। न्यायाधीश ऐसा व्यक्ति अपराधित है जिसे शासकीय रूप से, मतलब जिसे राज्य सरकार ने, मतलब जिसे कानूनी रूप से एग्जाम पास करके या अपॉइंटमेंट द्वारा न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। और इसके अंतर्गत और कौन कौन आएंगे, जो किसी विधिक कार्यवाही में, चाहे वो सिविल हो या दांडिक, अंतिम निर्णय या ऐसा निर्णय जो उनके विरुद्ध अपील न होने पर अंतिम हो जाए, या ऐसा निर्णय जो किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा पुष्टि किए जाने पर अंतिम हो जाए, देने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो, जो इस निकाय या जो उस निकाय या व्यक्तियों में से एक हो जिस व्यक्ति निकाय को ऐसा निर्णय देने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया है, ठीक है। तो न्यायाधीश की परिभाषा बताता है कि न्यायाधीश वह व्यक्ति है जिसे शासन द्वारा नियुक्त किया गया है, सीधी सी बात, ठीक है। नाउ उसके बाद दो चीजें बोला है जिसमें हमें कंफ्यूजन होती है, कि अगर कोई व्यक्ति है, ठीक है, उसने कोई निर्णय दिया, अगर उसका निर्णय अंतिम है तब वह न्यायाधीश होगा, या उस निर्णय की मान लो अपील हुई या उससे बड़े किसी, और वहां जाके वो निर्णय अंतिम हो गया, तब वो न्यायाधीश होगा। तो इसका मतलब कि मान लो हाई कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया, हाई कोर्ट के जज ने का कोई जज है, न्यायाधीश है, उसने जजमेंट दिया और सुप्रीम कोर्ट ने वो फैसला पलट दिया, तो क्या ये हाई कोर्ट का जज जज नहीं रहेगा? नहीं, ऐसा नहीं, ये नहीं बात बोलने की कोशिश कर रहा है ये, ठीक है। ये क्या बोल रहा है कि इसका निर्णय, इसको निर्णय देने की क्षमता है, इसका निर्णय इस न्यायालय में जिसमें ये दे रहा है, जैसे हाई कोर्ट अपने न्यायालय में दे रहा है, तो वहां पर इसका निर्णय अंतिम हो जा रहा है, ठीक है। अब इसके ऊपर हम अपील करके इससे बड़े न्यायालय में जा रहे हैं, और अगर ये अपील ना करें तो इसका निर्णय अंतिम हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा। अब ये मान लो अपील करके सुप्रीम कोर्ट में गए, तो ऐसा जरूरी नहीं सुप्रीम कोर्ट पलट ही दे, वो फैसला वापस वैसे ही रह सकता है, ठीक है। तो इसका फैसला अंतिम भी हो सकता है अगर अपील नहीं गई, क्योंकि हर मामले में अपील सुप्रीम कोर्ट में जा भी नहीं सकती है ना। तो सिर्फ हाई कोर्ट नहीं, हर न्यायालय के लिए, चाहे वो सिविल हो या दांडिक हो, चाहे वो सिविल न्यायालय हो, सिविल मामले की सुनवाई कर रहा हो, या दांडिक, ठीक है। पहली बात थी। दूसरी बात क्या बोलता है, मान लो कि कोई निकाय है जो ऐसी कोई सुनवाई कर रहा है, तो तुमने सुना होगा अर्ध न्यायिक, जिसे कोई ट्रिब्यूनल की स्थापना हो गई, ठीक है, और लोक अदालत हो गया जहां पे जल्दी जल्दी सुनवाई होती है, ठीक है, या किसी महिला आयोग के बाद कोई महिला के विरुद्ध अपराध के लिए किसी स्पेशल कोर्ट की स्थापना हो गई, किसी ट्रिब्यूनल की स्थापना हो गई जिसने अपनी सुनवाई की और कोई फैसला दे दिया, ठीक है, ओके। ऐसा ट्रिब्यूनल भी जो है क्या होता है, शासन के द्वारा ही स्थापित किया जाता है, अपने आप से स्थापित नहीं हो जाता, इसका एक प्रोसीजर है हर ट्रिब्यूनल को स्थापित करने का, ठीक है। नाउ ट्रिब्यूनल जब स्थापित हो गया अधिकरण, तो अपनी सुनवाई करता है, लेकिन वो परमानेंट कोर्ट तो है नहीं, लेकिन उनके विरुद्ध भी हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकते हैं, जिसमें जाना होता है उसके एक्ट में लिखा होता है उसके सामने, ठीक है। तो हो सकता है कि वो न्यायालय उसको फैसला पलट दे और न पलटे, लेकिन इस निकाय को जजमेंट देने का अधिकार है ना, सुनवाई करने का भी अधिकार है और जजमेंट देने का भी। अगर उस निकाय को, अर्ध निकाय को सुनवाई करने का और जजमेंट देने का अधिकार है, तो वो निकाय भी न्यायालय के न्यायाधीश कहलाएगा। एक चीज और बोल रहा था, एक चीज और बोल रहा था कि मान लो एक कोई निकाय बनाया गया कोई सुनवाई करने के लिए, तो जाहिर सी बात है कि एक निकाय एक व्यक्ति से तो बनता नहीं है, कम से कम 3 लोग तो रहते हैं, कम से कम मोस्टली 3 या 2 या 5 लोग रहते हैं ना, 3 कम से कम रहते हैं। किसी मामले की सुनवाई के लिए अगर थोड़ी समय के लिए एक छोटा सा ट्रिब्यूनल बनाया गया, तो इसमें से हर एक सदस्य अपने आप में एक न्यायाधीश होगा, ठीक है, क्योंकि हर एक सदस्य अपना अपना जजमेंट लिखेगा, ठीक है, जो उस निकाय या व्यक्तियों में से एक हो
जिस व्यक्ति निकाय को ऐसा निर्णय देने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया है। नाउ एग्जाम्पल, किसी आरोप के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करने वाला कोई मजिस्ट्रेट जिसके लिए उसे जुर्माना या कारावास का दंड देने की शक्ति प्राप्त है, चाहे उसकी अपील होती हो या ना हो, न्यायाधीश है। एक मजिस्ट्रेट जिससे किसी मामले का दंड देने या जुर्माना देने की शक्ति है, अब उस मामले में वो दंड और फाइन दे सकता है। अब भले उसको चाहे अपील होता हो उसके और चाहे ना होता हो, वो मजिस्ट्रेट क्या कहलाएगा? न्यायाधीश कहलाएगा। ठीक है, ओके। 217 में लाइफ दिया है, तो जैसे डेथ, हमने डेथ की परिभाषा देखी थी, और डेथ की परिभाषा का मतलब मानव का डेथ, वैसे ही जीवन की लाइफ भी किसका होगा? मानव का ही। मानव मतलब पुरुष, स्त्री या उभयलिंग। ठीक है, ओके। ये आ गया स्थानीय विधि, सेक्शन 40 में था आईपीसी के लिए। ठीक है, लोकल लॉ वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। लोकल लॉ, कहीं पर अगर कोई लोकल लॉ लागू है, कस्टम लागू है, तो वहां पर बीएनएस लागू नहीं होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बीएनएस में बहुविवाह अपराध है, एक से अधिक विवाह अपराध है, बट कहीं पर लोकल कस्टम लागू है, सॉरी लोकल लॉ लागू है, स्थानीय विधि लागू है, और वहां बहुविवाह स्थानीय विधि के अनुसार दंडनीय नहीं, अपराध नहीं है, तो वहां बीएनएस लागू नहीं होगा। और अगर वो विवाह करते हैं तो इस विधि के अंतर्गत, वहां की स्थानीय विधि के अंतर्गत वो विवाह मान्य होगा। जैसे मैंने कई बार बोला, उत्तराखंड और तिब्बत तो बहुत सारे एरिया में कुछ ट्राइबल एरियाज हैं, तो वहां जितने भाई लोग होते हैं उनके सबकी एक ही वाइफ आती है, क्योंकि पहाड़ी एरिया है। तो क्या होता था कि उससे प्रॉपर्टी नहीं बढ़ती थी। ठीक है, एक वाइफ रहेगी और बहुत कम रिसोर्सेस थे। लेकिन अब भी ये प्रथा चल रही है, अभी जस्ट नया नया केस है। एक भाई अमेरिका में कुछ करता है और एक इंडियन गवर्नमेंट जॉब में है, दोनों ने एक ही लड़की से शादी की। ठीक है, अगर वहां पे बीएनएस लागू होता तो दोनों भाई की नौकरी, दूसरे भाई की भी नौकरी जाती जो गवर्नमेंट जॉब में था। ठीक है, और लड़की को भी जेल होता है ना, बट चूंकि वहां लोकल लॉ लागू है इसलिए बीएनएस लागू नहीं होगा। सेक्शन 218 में है, याद रखना। चलो, मेल की परिभाषा 219 में दी है, और मास और वर्ष, मंथ और ईयर की परिभाषा दी है। और 220 बोलता है कि जब कभी मंथ और ईयर की परिभाषा लेनी होगी तो हम किससे लेंगे? ग्रिगोरियन कैलेंडर से लेंगे। ठीक है, जून जुलाई अगस्त जो हम चल रहा है। नाउ 221, इसकी परिभाषा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चल संपत्ति मतलब मूवेबल, जो मूव कर सकती है, ऐसी संपत्ति जो मूव कर सकती है। ठीक है, नाउ चल संपत्ति की परिभाषा देखो, टीपी है, वहां पे हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे इसकी परिभाषा, चलो चल की फिर भी देख लेते हैं। चल संपत्ति के अंतर्गत भूमि और वे चीजें जो भूबद्ध हैं या भूबद्ध किसी चीज से स्थायी रूप से जकड़ी हुई हैं के सिवाय प्रत्येक प्रकार की संपत्ति आती है। तो ये चूंकि इंपॉर्टेंट है परिभाषा, तो हम जाएंगे किसमें? अपने मैप में। इनकेस तुम लोग अगर पॉइंटर्स वाला मैप बना रहे हो तो यहां से अपना बना सकते हो। ठीक है, तो 218 में इंपॉर्टेंट परिभाषा थी लोकल लॉ का। ठीक है, ओके। फिर 218 के बाद हमने सीधे देखा 221 था, हाँ 221 है। 221 में चल संपत्ति दी है, और चल संपत्ति बोल रहा है कि कोई संपत्ति जैसे कि भूमि, और भूमि से आबद्ध मतलब भूमि से जुड़ी हुई कोई संपत्ति के सिवाय, मतलब इन दोनों के अलावा कोई भी संपत्ति क्या होगी? चल संपत्ति होगी। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं। तो जमीन तो हमको पता है कि जमीन क्या है, ठीक है, बट जमीन से जुड़ी हुई चीज क्या होगी? तो जमीन से 21 में चल संपत्ति दी है, और चल संपत्ति जुड़ी हुई संपत्ति। ठीक है, अब देखो, हमने देखा भूमि से जुड़ा हुआ घर हो गया, घर चल संपत्ति नहीं हो गया, चल होगी। ठीक है, पेड़ हो गया वगैरह।
बट जैसे घास हो गई, तो घास भले ही जमीन से जुड़ा हुआ है बट ये चल संपत्ति है, ठीक है, क्योंकि जब जरूरत पड़ेगी इसका उद्देश्य क्या है, लगाने का, घास को काटने का, ठीक है, ये चल संपत्ति में आएगा। ये हम देखेंगे टीपीए में परिभाषा, ठीक है, इसलिए यहाँ नहीं बता रहे। अब देखो पंखा है, मान लो पंखा है, तो जब तक हम पंखा खरीद के लाते हैं तब तक वो चल संपत्ति है, लेकिन जैसे ही उसको हम घर की दीवार में लगा देते हैं वो क्या हो जाता है, भूमि से जुड़ी हुई वस्तु हो जाता है और पंखा अचल संपत्ति हो जाता है, ठीक है। ओके, तो कुछ संपत्तियां चल से अचल, अचल से चल भी हो सकती हैं। वचन, वचन जब तक कि संदर्भ से प्रतिकूल प्रतीत न हो, एक वचन से बोधक शब्दों के अंतर्गत बहुवचन भी है और बहुवचन के बोधक शब्दों के अंतर्गत एक वचन भी, ठीक है। शपथ 223 में दिया हुआ है, याद रखना है इसको। शपथ के लिए विधि द्वारा प्रतिस्थापित सत्यानिष्ठ प्रतिज्ञान और कोई ऐसी घोषणा जिसका किसी लोक सेवक के समक्ष किया जाना या न्यायालय में या अन्यथा सबूत के प्रयोजन के लिए उपयोग किया जाना विधि द्वारा अपेक्षित या अधिकृत है, आती है। ओके, तो शपथ के अंतर्गत शपथ के लिए ये याद रखना है, विधि द्वारा मतलब ऐसा शपथ जो विधि द्वारा हो प्रतिस्थापित सत्यनिष्ठ प्रतिज्ञान, मतलब आप शपथ कर रहे हो विधि द्वारा बताए गए तरीके से, शपथ में आप जो बोलोगे क्या होगा, आप अपनी सच्चाई को बताने की सत्यनिष्ठ को बताओगे, ठीक है। कैसे, किसके द्वारा, घोषणा के द्वारा, ठीक है। अब इतना तो हो गया, किसके समक्ष, लोक सेवक के समक्ष या न्यायालय में, और अन्यथा सबके प्रयोजन के लिए उपयोग किया जाना विधि द्वारा अपेक्षित या प्राधिकृत है, ठीक है। तो 223 में है, यहाँ पे देखते हैं, ये 223 में शपथ है, याद रखना। शपथ कैसा शपथ होगा, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया अपनाते हुए कोई व्यक्ति घोषणा करता है, कैसी घोषणा करता है, शपथ की घोषणा करता है जिसमें वो सत्यनिष्ठा सच सच बोलेगा, ऐसा ही वो घोषणा करता है, ठीक है, सत्यनिष्ठ सच बात बोलेगा। क्या उद्देश्य है इस शपथ का, तो सबसे पहले किसके किसके समझ कर सकते हैं, किसी लोक सेवक के समझ कर सकते हैं, ठीक है, या न्यायालय के समझ कर सकते हैं, न्यायालय अर्थात न्यायाधीश के समझ, ठीक है। और या क्या उद्देश्य होगा उस शपथ का, साक्ष्य के रूप में यूज हो सके अगर विधि द्वारा रिक्वायर्ड है तो। ओके, 223 तो 224 अपराध है, सेक्शन 40 आईपीसी में है ये, ठीक है, जरूर याद रखना, ठीक है। ओके, सो बोल रहा है अपराध बीएनएस में जहां भी अपराध शब्द आएगा, ठीक है, ये देखो, उपखंड का और उपखंड में उल्लिखित अध्यायों के धाराओं के सिवाय अपराध शब्द इस संहिता द्वारा दंडनीय की गई कोई भी बात अभिप्रेत है। ओके, सो सबसे पहले 224, ओके, नो प्रॉब्लम। 224 बात करता है अपराध की बीएनएस में, ठीक है, सेक्शन 40 था आईपीसी में, आई थिंक 50 ही था, हाँ, ठीक है। अब देखो ये बोल रहा है कि बीएनएस में कोई भी दंडनीय कार्य अपराध है इस धारा के अंतर्गत, लेकिन इसके अपवाद हैं। अपवाद कौन से, सेक्शन 2 की सब सेक्शन 24 का खंड ए और खंड बी, इन दोनों में जो कार्य किया गया है वो बीएनएस के अंतर्गत का अपराध नहीं होगा। क्या है ये देखते हैं, ठीक है। खंड ए बोलता है कि चैप्टर 3 में निम्नलिखित धाराओं अर्थात धारा 8, धारा 2, उपधारा 3, धारा 9, धारा 49, धारा 50, ये इतनी धाराएं शब्द
अगर इन धाराओं में कोई अपराध किया गया है तो ये अपराध तो है बट बीएनएस के अंतर्गत नहीं है। मतलब अपराध को परिभाषित कर दे रहा है बट बीएनएस के अंतर्गत नहीं है। तो अपराध शब्द जो है और दंडनीय भी है, बीएनएस में परिभाषित भी है बट बीएनएस में नहीं होगा। तो कहाँ होगा? किसी विशेष विधि या स्थानीय विधि के अधीन कोई दंडनीय होगा। ठीक है। उसके बाद सेक्शन 189 की उपधारा 1, और ये भी बात हो रही है, यहाँ भी अपराध शब्द तो है बट किसमें जाएगा? विशेष या लोकल विधि के अंतर्गत। ठीक है। ऐसी विधि के अधीन 6 मास या उससे अधिक अवधि का कारावास से, चाहे वह जुर्माने सहित हो या रहित हो। ठीक है। तो इन दोनों में स्पेशल लॉ या लोकल लॉ में जाएगा। ठीक है। और ये भी स्पेशल लॉ और लोकल लॉ। इस वाले में क्या होगा कि 6 मंथ तक का अपराध हो या फाइन। ओके, आज के लिए इतना ही। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।